चलिए अब मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम पे हमारा वेस्ट हो रहा है। अच्छा भाई, अब अ, मैं स्क्रीन भी शेयर करूँ ताकि हम लोग जो है वो साथ साथ जो है वो आपको दिखाते भी रहेंगे हमें क्या करना है इसमें। ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा भाई, अब आज की जो लैब है, लैब नंबर 2, उसके अंदर मैं थोड़ी सी बुक भी फॉलो करूंगा, क्योंकि बुक के अंदर से मुझे आप लोगों को थोड़ा सा एक दो चीज़ें पढ़ानी है जो आपके लिए ज़रूरी है इस लैब के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रीवियस लैब को अगर हम रिवाइज करें तो अच्छा, एक और बात ये कि अभी 9:15 हो रहे हैं, तो मैं 9:25 में पहले क्लास की पहली अटेंडेंस लूँगा। उसके बाद क्लास ख़त्म होने से जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं दूसरी अटेंडेंस लूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अटेंडेंस लगे तो आप लोगों को दोनों अटेंडेंस के वक्त जो है वो क्लास के अंदर मौजूद होना लाजमी है। तो अभी 9:16 हो रहे हैं, मैं 9:25 पे पहली अटेंडेंस लूँगा आप लोगों की। तो इसलिए आपको उस वक्त मौजूद होना लाजमी है। उसके बाद जब एंड में मैं लूँगा, जब क्लास ख़त्म हो रही होगी, तो उस वक्त भी आपको मौजूद होना लाजमी है। दोनों वक्तों में मौजूद होना लाजमी है। अगर कोई बच्चा किसी एक वक्त में नहीं होगा तो उसकी दोनों अटेंडेंस जो है वो चली जाएंगी। सही, तो इसलिए अगर आप दो सर दोनों में होंगे तो आपके लिए जो है वो बेहतर है बात। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं सर साथ साथ मेरी जो ना अभी उसकी भी क्लास चल रही है एडीएस की। मैं कौन क्या है? करूं? मैं मोहम्मद शर्जील। तो आपको पता नहीं था कि इसमें क्लास चल रहा होगा? सर वो क्लैश अप्रूव हुआ है ना सर, इसीलिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में मेरा क्लैश आ रहा था। क्या क्या कर सकते हैं, चले अभी क्लास तो आपको फिर क्लास वहाँ पे शुरू हो रही तो चले आएगा, यही हो सकता है। पर वो क्लास वहाँ पे ऑलरेडी चल रही है, मैं या तो उनको बता के आ जाता हूँ फिर। हाँ, बता के आ जाओ। सही है, बता के आ जाओ। ठीक है, जी अच्छा सर। भाई। ओके। हाँ, बता के आ जाओ। अच्छा, अब प्रीवियस लैब का थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करें तो मैंने प्रीवियस लैब के अंदर आप लोगों को बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़ाई थी। पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टर्म है उसके अंदर दो मेन चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिकल पावर है, और दूसरा जो हमारे पास जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डैट वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम बात करते थे पावर की, तो हमने ये कहा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इलेक्ट्रिकल पावर उस डोमेन की बात कर रहा होता है जहाँ पर ज़्यादातर जो पावर है, जो वोल्टेजेस हैं, या जो करंट्स हैं, एक तो वो हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं, और दूसरा ये कि वो एसी इन नेचर होते हैं। सही। जबकि जहाँ हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिल्कुल ही बरक्स, एक बिल्कुल एक ऑपोजिट जो है वो डोमेन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली उन कंपोनेंट्स के साथ या उन डिवाइसेस के साथ डील कर रही होती है जो कि बहुत ही लो पावर एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं, या जो बहुत ही लो वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन होते हैं, और जो ज़्यादा डीसी होते हैं। सही। तो जब हमने बात की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली उस ब्रांच या उस डोमेन को कवर कर रहा होता है जहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो डील करने के या बर्दाश्त करने के उनके अंदर जो है एक कैपेबिलिटी होती है। तो इस तरह के डिवाइसेस जो भी होंगे उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन में या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच के अंदर। सही। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास, हम लोगों ने फॉरन एक कोई नई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं पढ़ी, बट हम लोगों ने जस्ट टू क्विकली रिवाइज और प्रीवियसली लर्न कॉन्सेप्ट्स, हम लोगों ने देखा कि हमने हमारे पास जो है वो ईसीडी के अंदर जो है वो दो मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो हम लोगों ने पढ़े हैं। वो कौन कौन से होते हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। तो ये हमने दो चीज़ें जो हैं वो अपने ईसीडी के कोर्स या लैब में जो है ये पढ़ी होती हैं। तो बस हमने उसी को रिवाइज करने के लिए हमने मॉसफेट को एज अ स्विच आपके सामने जो है वो ऑपरेट करवाया था। मॉसफेट को हमने देखा था कि मेरे पास मॉसफेट दो तरह के स्विच की तरह काम कर सकता है। एक होता है लो साइड स्विच, एक होता है हाई साइड स्विच। लो साइड का क्या मतलब है? अच्छा, मॉसफेट के मेरे पास तीन टर्मिनल्स होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। अगर सोर्स को आपने डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है और लोड को आपने कनेक्ट किया हुआ है बिटवीन वीजीडी एंड ड्रेन, तो दिस इज कॉल्ड अ लो साइड स्विच। बरक्स इसके ये कि अगर आपने लोड को
अगर आपने सोर्स को डायरेक्टली ग्राउंड नहीं किया हुआ बल्कि बीच में लोड आ गया, तो दिस इज कॉल्ड अ हाई साइड स्विच। जहां पर सोर्स डायरेक्टली ग्राउंड की हुई होगी दैट इज अ लो साइड स्विच। जहां पर सोर्स डायरेक्टली ग्राउंड नहीं की हुई, लोड के जरिए ग्राउंड की हुई है, दैट इज कॉल्ड अ हाई साइड स्विच। तो हमने देखा कि मेरे पास मॉसफेट जो है वो इस तरीके से दो तरीके के स्विचेस में काम कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था, इसके अलावा हम लोगों ने मॉसफेट के आईवी कर्व के बारे में देखा था। हमने ये देखा कि मेरे पास जो ड्रेन करंट है, जो आउटपुट करंट है आईडी, वो दो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से? एक तो गेट टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस, दूसरा कौन सा होता है? अप्लाइड ड्रेन वोल्टेज वीडी। मगर हमने ये बात भी देखी कि मेरे पास जो उसकी डिपेंडेंसी है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज पर ज़्यादा होती है और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर उसके मुकाबले में इतनी नहीं होती, होती है बट एज कम्पेयर टू वीजीएस कम होती है। सही। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने एक और बात ये पढ़ी थी कि मेरे पास हमने मॉसफेट को कौन से कन्फिग्रेशन में यूज़ किया था? एज अ हाई साइड स्विच। हम लोगों ने लोड को यहाँ पे लगाया था और डायरेक्टली वीडीडी को यहाँ पे लगा के और गेट पे एक पल्स प्रोवाइड की थी, एक स्क्वायर पल्स। ठीक है। हमने ये बात देखी कि when then it was analyzed that when operating as a high side switch a certain capacitor called a bootstrapping capacitor is required। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि हमारे पास जब एज अ हाई साइड स्विच मॉसफेट ऑपरेट कर रहा है तो आपको एक बूटस्ट्रैपिंग कैपेसिटर जो है ना वो गेट और सोर्स के दरमियान जो है वो लाजमी लगाना पड़ता है। वो क्यों लगाना पड़ता है? वो इसलिए लगाना पड़ता है ताकि मॉसफेट जो है वो जब हाई इनपुट आ रहा हो, क्योंकि देखिए पल्स है, पल्स में दो चीज़ें होती है ना, एक 1 होता है, एक 0 होता है। हमें मॉसफेट को जब 1 आए जब कंडक्ट करवाना है, तो उस कंडक्शन को यकीनी बनाने के लिए, उस कंडक्शन को 100% बनाने के लिए हमने ये बात कही कि एक बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर होना लाजमी है। बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर क्या करेगा? बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर करेगा ये कि जब हाई साइड इनपुट आएगा तो मॉसफेट को वो लाजमी जो है वो ऑन करवाएगा या कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी कि ये बेसिकली बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर के जरिए हम अचीव करते हैं। बट जो ओरिजिनल सर्किट होता है उसमें हम बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एक मॉसफेट ड्राइवर आईसी जिसको हम कहते हैं IR2101। IR2101 बेसिकली उस बूट स्ट्रैपिंग की तरह ही काम कर रहा होता है और एक बूट स्ट्रैपिंग इफेक्ट क्रिएट करके जब मेरा गेट का इनपुट हाई होगा तब वो बेसिकली क्या कर रहा होगा? मॉसफेट को कंडक्ट करवा रहा होगा। सही। तो ये बेसिकली प्रीवियस लैब की थोड़ी सी जो हमने कहानी जो हमने पढ़ी थी उस चीज़ को हमने क्विक जल्दी से रिव्यू कर लिया। अब आज की लैब में क्या करना है? आज की लैब बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब है, समझेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी आगे आगे आने वाली लैब्स का। आज की लैब के अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे सबसे पहली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? उसको हम कहते हैं थायरिस्टर, या उसको हम कहते हैं SCR या सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब जैसे इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? क्या अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैंने कहा रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का लफ्ज सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या चीज आती है? कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है? जब मैंने कहा सर कन्वर्जन ऑफ AC टू DC। हाँ वो तो ठीक है, बट वो कौन सी डिवाइस है जो रेक्टिफिकेशन कर रही होती है? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉम्पोनेंट होगी ना, कोई ना कोई चीज होगी जो रेक्टिफिकेशन कर रही है। क्या चीज होती है? हाँ क्या हुआ? डायोड्स। हाँ वेरी गुड, डायोड। ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन का जब भी नाम आता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो डायोड का जिक्र जो है वो उसके बगैर जो हो नहीं सकता। देखिए, अब डायोड क्या है? डायोड बेसिकली जो कंडक्ट कर रहा है उसको मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया, उसकी 0.7 जो वोल्टेज जो बैरियर पोटेंशियल है वो कंडक्ट कब करता है? जब बैरियर पोटेंशियल से ग्रेटर हम वोल्टेज ले जाएंगे तब मेरे पास जो है वो डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ऐसी कंडक्शन को हम कंट्रोल्ड कंडक्शन नहीं कहते। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जैसा एक नाम आपके सामने आ रहा है, ये बेसिकली एक ऐसी रेक्टिफाइंग डिवाइस है जो कि कंट्रोल्ड है। कंट्रोल से मरा ये है कि जब मैं चाह रहा हूँ तब ये रेक्टिफिकेशन कर रहा है और जब मैं नहीं चाह रहा तब ये रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है इस थायरिस्टर या SCR के अंदर कोई ऐसी खसूसियत या कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी
जो इस कंट्रोलिंग इफेक्ट को बेसिकली एग्जिस्ट करवा रही है। सही, तो ये हमने पढ़ लिया कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये नजर आ रहा है। A thyristor or SCR is referred to as a silicon controlled rectifier. Rectifier converts AC to DC, but a certain controlled element is involved, which means that rectification would occur only if there exists a certain control element. इस बात का मतलब ये है कि SCR और सिंपल डायोड में क्या फर्क है। SCR है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और डायोड है एक सिंपल रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफिकेशन जब शुरू करेगा जब बैरियर पोटेंशियल से ऊपर 0.7 वोल्ट से ऊपर मैंने उसको वोल्टेज देना शुरू किया, तो उसने आगे जो है वो एक रेक्टिफिकेशन शुरू कर दी। एसी वोल्टेज में दे रहा हूँ, वो आगे उसको डीसी पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया उसने। बट रेक्टिफायर के अंदर फर्क ये है कि ये है एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यहाँ पर जब तक मैं उसको एक कंट्रोल सिग्नल या एक कंट्रोल एलिमेंट नहीं दूंगा तब तक ये कंडक्शन नहीं करेगा, चाहे मेरे पास बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो जाए। सही, तो ये इस चीज़ की खुसूसियत होती है कि मेरे पास जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि उनके अंदर कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस होती है। जब मैं चाहूँगा, जब मैं उसको एक कंट्रोल सिग्नल या कंट्रोल एलिमेंट दूंगा तभी वो चीज़ कंडक्ट करेगी, वरना वो चीज़ जो है वो कंडक्ट नहीं करेगी। सही, अच्छा, इसके अलावा ये SCR, जिसका दूसरा नाम थायरिस्टर भी होता है। थायरिस्टर को मैं SCR भी कह सकता हूँ और SCR को मैं थायरिस्टर भी कह सकता हूँ, बात एक ही है। तो इसलिए अगर मैं इसको यूज़ करूँ लैब में तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। SCR और थायरिस्टर बोथ आर द सेम थिंग। सही, सिर्फ होता ही है कि थायरिस्टर की एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं SCR। थायरिस्टर की बहुत सारी फैमिलीज हैं, ठीक है। थायरिस्टर बेसिकली एक कह सकते हैं कि एक सुपर सेट है और SCR उसका एक सबसेट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या कह रहा है वो। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा समझाने के लिए मैं अब बुक भी खोलूंगा यहाँ से, क्योंकि बुक में आपको थोड़ा सा बेहतर मैं समझा सकूंगा यहाँ से। एक मिनट, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है इस बुक का, थायरिस्टर के नाम से। अब यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा कर दूँ ताकि नजर आए आप लोगों को। सही नजर आ रही है, बुक नजर आ रही है? Yes, sir. सही, अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। थायरिस्टर कह रहा है थायरिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। एंड थायरिस्टर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें थायरिस्टर जो है वो बहुत मोर ऑफन जो है वो यूज किया जा रहा होता है। दे आर ऑपरेटेड एज बाइस्टेबल स्विचेस फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग स्टेट टू कंडक्टिंग स्टेट। इसके अलावा ये कि हमारे पास जिस तरीके से डायोड होता है, डायोड क्या होता है, स्विच जो है, कोई भी स्विच को हम कहते हैं बाइस्टेबल। बाइस्टेबल का मतलब है कि इसके दो स्टेट्स हैं, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। जिस तरीके से डायोड की भी दो स्टेट्स होती हैं, इस तरीके से मेरे पास जो थायरिस्टर है इसकी भी दो स्टेट्स होंगी, या तो ये कंडक्ट कर रहा होगा या पे ये कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। सही, अच्छा, अब आ जाए कि इसकी इसकी जो होती है बेसिकली एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो आप लोगों को समझ आना बहुत लाजमी है। कह रहे हैं अ थायरिस्टर इज अ 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस। अ थायरिस्टर इज अ 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस। जो मेरे पास सिंपल डायोड होता है वो क्या होता है, इज अ 2 लेयर। सिंपल डायोड में 2 लेयर्स होती हैं, या एक होता है P, एक होता है N। But thyristor is not a 2 layer device. It is a 4 layer device. A thyristor is a 4 layer semiconductor device of PN structure with 3 PN junctions. इसके अलावा ये कि डायोड के अंदर कितनी PN junctions होती हैं? एक। इसके अंदर मेरे पास 3 PN junctions हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। सही, ये जो बातें मैंने अभी आपको पहली लाइन में बताई हैं वो सारी इसने इस डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर दी
कि मेरे पास जो थायरिस्टर होता है, पहली बात तो ये, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये सिंबल आप देखें यहाँ पर, ये बिल्कुल डायोड वाला सिंबल है। ये मेरे पास एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरे पास है कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल। और इसके अलावा कंट्रोलिंग एलिमेंट कहाँ से हम कर रहे हैं, एक गेट टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया, जहाँ पर एक गेट पल्स जाएगी या एक गेटिंग सिग्नल जाएगा। जिस तरीके से मॉसफेट का एक गेट टर्मिनल होता है, इसी तरीके से यहाँ पर थायरिस्टर का भी एक गेट टर्मिनल है। इसके अलावा ये 4 लेयर डिवाइस है। 4 लेयर का क्या मतलब है, इसके अंदर पी एन पी एन 4 लेयर लगी हुई है, पी एन 1 2 3 4। इसके अलावा इसने कहा कि इसके अंदर 3 पी एन जंक्शन है। एक ये रहा J1 क्या है, पी एन, फिर है J2 क्या है, NP, फिर J3 क्या है, PN। जहां पर P मेरे पास एक पॉजिटिव रीजन होता है और N मेरे पास एक नेगेटिव रीजन होता है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ये बात यहाँ से समझ आ गई सबको कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से। थायरिस्टर इज अ 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस ऑफ PN स्ट्रक्चर विथ 3 PN जंक्शंस। इसके अंदर कितने हैं, 4 लेयर्स हैं और 3 जंक्शंस हैं और 3 ही इसके अंदर क्या है, टर्मिनल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कह रहा है, थायरिस्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफ्यूजन के जरिए इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अच्छा, अब जो मैं आपके सामने एक पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ, इस चीज को थोड़ा गौर से समझिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ इसको, फिर आपको मैं समझाता भी जाऊंगा। कह रहे when the anode voltage is positive with respect to the cathode, जब मैंने एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसने कहा कि जब आपने एनोड पर एक हायर वोल्टेज दिया और कैथोड पर एक लोअर वोल्टेज दिया, जो कि बिल्कुल सही काम किया इसने। कह रहे द जंक्शंस J1 एंड J1 और J3 जो है, जो कि PN जंक्शंस हैं, J2 क्या है, J2 NP जंक्शन है। तो कह रहा है कि J1 और J3 तो फॉरवर्ड बाइस हो गए, बट J2 जो है वो इस सूरत हाल में रिवर्स बाइस है। अच्छा, रिवर्स बाइस का मतलब ये है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास करंट फ्लो करे एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड क्या है, एनोड हायर पोटेंशियल है, कैथोड क्या है, कैथोड लोअर पोटेंशियल है, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि करंट फ्लो करे तो ये तीनों के तीनों पीएन जंक्शंस फॉरवर्ड बायस होने चाहिए, ताकि करंट यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए। बट जब मैंने एनोड वोल्टेज को पॉजिटिव किया और कैथोड को नेगेटिव किया, तो J1 और J3 तो इस बात को अश्योर कर रहे हैं या इनेबल कर रहे हैं कि भाई करंट आराम से फ्लो हो सकता है। बट यहाँ पर जो J2 है, J2 मसला कर रहा है, क्योंकि J2 क्या है, J2 इज रिवर्स बाइस। अब क्या करें, अब जब तक J2 रिवर्स बाइस रहेगा, चाहे मैं कितना वोल्टेज दे दूं, ये तो कंडक्ट ही नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। When the junction J2 is reverse biased, only लीकेज करंट जो होता है, क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट, जो कि हमारे पास मेन करंट नहीं है बट लीक कर रहा है करंट, जो कि बहुत ही छोटा होता है मैग्नीट्यूड के अंदर ना, उसको हम कहते हैं लीकेज करंट। उसने कहा कि junction J2 is reverse bias and only leakage current flows from the anode to cathode। सही है भाई, ठीक है। At this moment, the thyristor is set to be in the forward blocking mode, ये अभी ब्लॉक कर रहा है ना, और ऑफ स्टेट कंडीशन, अभी ऑफ है, अभी आउटपुट करंट या डायोड या एनोड करंट फ्लो नहीं कर रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। एंड द लीकेज करंट इज नोन एज ऑफ स्टेट करंट। सही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, इफ द एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, कि जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज हमने सप्लाई किया हुआ था, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको इंक्रीज करना शुरू किया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इफ द एनोड टू कैथोड वोल्टेज, जिसको उसने लेबल किया हुआ है VAK, जहां पर A मेरे पास एनोड है, K मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कैथोड को, और ये इसका एक सर्टेन वोल्टेज है।
अब वो कह रहा है कि अब आपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है भाई, इंक्रीज किया 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 एंड व्हेन इट इज इंक्रीज टू अ सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू, जब आपने इसको इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि एवलांच ब्रेकडाउन आ गया और रिवर्स जो बायस था J2 वो टूट गया। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर डायोड को भी हम उल्टा लगाएं और उसको मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना शुरू करूं तो एक सूरत हाल जब आती है कि जब उसका एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है और एकदम से जो है वो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करना शुरू कर जाता है। ठीक है, ये हमने पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। When the anode to cathode voltage is increased to sufficiently large value, the reverse bias junction J2 will break, टूट गया वो। This is known as avalanche breakdown and the corresponding voltage responsible for this avalanche breakdown is called forward breakdown voltage, जिसको हम कहते हैं VBO। सही है, सिंस क्योंकि J1 और J3 ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस थे, ऑलरेडी कंडक्ट करने के हक में थे, और अब J2 ने भी कंडक्शन शुरू कर दी, तो होगा क्या, देयर विल बी अ फ्री मूवमेंट ऑफ कैरियर्स across all three junctions resulting in large forward anode current। सही, तो मेरे पास क्या होगा, एनोड पे एक बहुत ज्यादा करंट जो है वो फॉरवर्ड जो है वो फ्लो करना शुरू कर जाएगा और द डिवाइस विल देन बी, अब डिवाइस कहाँ आ गई, डिवाइस इज इन अ कंडक्टिंग स्टेट और ऑन स्टेट। यहाँ तक सबको समझ आया? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो तो प्लीज पूछ लें, कोई भी बात नहीं समझ आई, कोई भी चीज अभी नहीं समझ आई तो पूछ लें। अभी मैंने क्या यस किया सर, यहाँ तक तो बेहतरीन समझ आती है। चलने गुड। अभी मैंने क्या किया, अगर आप थोड़ा सा गौर से इसको थोड़ा सा इसको लब्बे लब आपको समझें, मैंने अभी कोई गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एनोड टू कैथोड वोल्टेज दिया और उसी को पागलों की तरह इंक्रीज करता गया और इतना इंक्रीज किया कि मेरा J2 जंक्शन जो है वो टूट गया। और J2 जंक्शन टूटने से क्या हुआ कि एकदम से करंट फ्लो हुआ। अब खुद सोच के बताएं कि क्या ये तरीका SCR को या थायरिस्टर को ऑन करने का तरीका सही है या नहीं है। जब मेरे पास एक गेट टर्मिनल मौजूद है तो क्या मैं उसको यूज करूंगा या एनोड टू कैथोड वोल्टेज इंक्रीज करूंगा? इसका जवाब बताएं मुझे कि आपके जहन में क्या क्या बात आ रही है कि अगर मुझे करंट फ्लो करवाना है एनोड टू कैथोड तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला कि मैं गेट को यूज ना करूं और एनोड टू कैथोड वोल्टेज ही इंक्रीज करता रहूं, और दूसरा ये कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज तो हो बट इतना ना हो और ये कि गेट पे एक सिग्नल भी आ रहा हो। तो ये अभी हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। यहाँ तक आए ओके हो सर। कि जी बोले? यस सर, समझ आ गई। गुड। अच्छा, द डिवाइस इज नाउ इन अ कंडक्टिंग स्टेट जिसको हम कहते हैं ऑन स्टेट। अब ये है कि स्विच के दो स्टेट्स होते हैं, स्विच या तो ऑफ होता है या स्विच मेरे पास ऑन होता है। तो स्विच मेरे पास प्रीवियसली ऑफ था, मैंने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को इतना इंक्रीज किया कि मेरे पास J2 जो है वो ब्रेक डाउन में चला गया, एवलांच ब्रेक डाउन हो गया। और जैसे ही वो ब्रेक डाउन हुआ तो एकदम से मेरे पास कैरियर्स जो है वो एनोड टू कैथोड जो है वो फ्लो करना शुरू हो गए, जो मेरे पास बेसिकली करंट होता है। जब करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है इसका मतलब ये कि मेरे पास स्विच जो है वो कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, the voltage drop due to ohmic drop in 4 layers and it is very small, typically 1 volt। इसका क्या मतलब है? जिस तरीके से मेरे पास अगर एक डायोड होता है तो डायोड का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है 0.7 वोल्ट्स, तो मेरे पास जो थायरिस्टर होगा या मेरे पास जो SCR होगा इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 1 वोल्ट होगा। तो इस बात को याद रखना है कि सिंपल डायोड का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है 0.7 वोल्ट्स, SCR या थायरिस्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है 1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, इन द ऑन स्टेट, जब ऑन स्टेट में आप हैं और एनोड करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है तो इसको लिमिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RL लगा सकते हैं जो बेसिकली करंट को लिमिट करेगा। ठीक है, अब आ जाए
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेंगी क्योंकि ये जरूरी है। अच्छा, जब भी आपके पास SCR का और थायरिस्टर का जिक्र आएगा ना, तो हमेशा याद रखें, ये आप लोग क्लास अपनी थ्योरी में भी पढ़ेंगे, दो तरह के करंट का जिक्र लाजमी आता है। एक को हम कहते हैं लैचिंग करंट और दूसरे को हम कहते हैं होल्डिंग करंट। अब ये होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख एक्सक्यूज मी थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। अच्छा, कह रहे हैं, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द एनोड करंट मस्ट बी मोर देन अ वैल्यू नोन एज अ लैचिंग करंट। ठीक है भाई, कि एनोड करंट तो मेरे पास फ्लो कर रहा है, बट वो ये कह रहा है, इस लाइन में इसने एक बात ये कह दी कि एनोड करंट जो है ना, भले फ्लो कर रहा हूँ बट लैचिंग करंट से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये कि लैचिंग करंट मेरे पास एक बाउंड्री है, जब तक एनोड करंट उसको क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगा, द एनोड करंट must always be more than the latching current। क्यों होना चाहिए ज्यादा? To maintain the required amount of carrier flow across the junction, otherwise the device will revert back to blocking condition as the anode to cathode voltage is reduced। The VI characteristics of the thyristor is shown in figure 14.2b। अच्छा, अब फिगर पे भी आते हैं। फिगर पे आने से पहले इसका एक वो समझ लें, एसेंस समझ लें। जो उसने यहाँ पे बात कही वो ये कही कि ठीक है, एनोड करंट फ्लो कर रहा है। एनोड करंट क्या है? वो करंट जो एनोड से कैथोड को के दरमियान फ्लो कर रहा है। कह रहा है कि एनोड टू कैथोड करंट जो है ना, वो अगर आप चाह रहे हैं कि मुसलसल बरकरार रहे, मुसलसल एग्जिस्ट करे, और जब भी एग्जिस्ट करे जब आपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को रिड्यूस किया, खत्म कर दिया हो। ये बात समझ आ रही है? देखें, एनोड करंट फ्लो किस वजह से हुआ? एनोड करंट फ्लो इस वजह से हुआ कि आपने एनोड टू कैथोड टर्मिनल्स पर एक वोल्टेज दिया हुआ था, क्योंकि करंट कब फ्लो करता है? जब वोल्टेज होगा जब भी करंट फ्लो करेगा ना। बट यहाँ पे इसने ये बात कही कि अगर आपका एनोड करंट लैचिंग करंट से ज्यादा है तो डिवाइस ऑन रहेगी, अगर आप वोल्टेज हटा भी दें तब भी ऑन रहेगी। बट अगर एनोड करंट लैचिंग करंट से कम हो गया और आपने साथ साथ वोल्टेज भी हटा दिया, तो क्या होगा? डिवाइस फौरन की फौरन ऑफ स्टेट में चली जाएगी या ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाएगी। ये बात समझ आई सबको? ये बात सबको एक समझ आई? कुछ वर्बली जो मैंने समझाई है, अभी ग्राफ से भी समझाऊंगा, अभी वर्बली समझ आई है? सर ये समझ आ गई है। जरा सा ये लैचिंग करंट का बता दें। हाँ, वो बता रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एनोड टू कैथोड वोल्टेज दिया और उसको इंक्रीज किया, उसको इतना इंक्रीज किया कि मेरे पास एनोड करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, फ्लो कर रहा है, बट एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं लैचिंग करंट। अगर एनोड करंट जो है वो लैचिंग करंट से ज्यादा होगा ना, तो होगा ये कि डिवाइस मुस्तकिल कंडक्ट करती रहेगी चाहे मैं सप्लाई वोल्टेज हटा भी दूं। हाँ, अगर एनोड करंट लैचिंग करंट से नीचे है तब करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा, और जब वोल्टेज होगा तो करंट होगा। जैसे ही वोल्टेज हटाया वो फौरन ब्लॉकिंग मोड में चला गया या फौरन ऑफ हो गया। आगे बात समझ? यस सर, सही है। ठीक है, थैंक यू। फिर वो कह रहा है वंस अ थायरिस्टर कंडक्ट्स, एक दफा जब थायरिस्टर ने कंडक्शन शुरू कर दी, इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग डायोड एंड देयर इज नो कंट्रोल ओवर द डिवाइस। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दफा तो आपने इसको कंडक्ट करवा दिया और कंडक्शन शुरू होने के बाद डिवाइस पर कोई कंट्रोल मौजूद नहीं है। The device will continue to conduct because there is no depletion layer on the junction J2 due to free movements of carrier। अब एक तो हमने पढ़ा लैचिंग करंट, उसके बाद वो कह रहे हैं however if the current is reduced below a level known as the holding current,
अब ये होल्डिंग करंट क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा लैचिंग करंट, अब एक नई चीज आ गई जिसको हम कह रहे हैं होल्डिंग करंट। तो एक बात याद रखें, जिस तरीके से लैचिंग करंट जो है ना, लैचिंग करंट ये डिटरमिन कर रही है कि डिवाइस कंडक्शन कर रही है या नहीं कर रही, वोल्टेज के होने पर या ना होने पर। होल्डिंग करंट वो बैरियर है या वो एक सर्टन लेवल है जो नॉन कंडक्शन स्टेट और कंडक्शन स्टेट के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर फर्ज करें होल्डिंग करंट है 5 मिली एम्पियर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपका डिवाइस है एक SCR, उसका होल्डिंग करंट है 5 मिली एम्पियर। तो अगर फॉरवर्ड करंट 5 मिली एम्पियर से कम होगा तो करंट तो है ना, बट डिवाइस ऑफ में होगी। जैसे ही करंट होल्डिंग करंट से जरा सा ऊपर गया, 5 मिली एम्पियर से ऊपर गया, डिवाइस फॉरन ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ गई। इसका क्या मतलब है कि होल्डिंग करंट वो पैमाना है या वो एक सर्टेन बाउंड्री है जो आपको ये बता रहा है कि कब डिवाइस कंडक्ट करेगी और कब डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगी। और लैचिंग करंट क्या बता रहे हैं? लैचिंग करंट ये बता रहे हैं कि डिवाइस कंटिन्यूड कंडक्शन कब करेगी। ये दो अलग अलग बातें, एक है सिंपल कंडक्शन और एक है कंटिन्यूड कंडक्शन। इससे क्या मतलब है कि इसका मतलब ये भी है कि लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है। अब ये पूरा का पूरा फिनोमेना मैं आपको इन टर्म्स ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो इसकी रिकॉर्डिंग में सेव करूंगा और वापस उसी क्लास को मैं रिज्यूम करूंगा। तो ये मुझे 5 मिनट लगेगी, मुझे 5 मिनट दीजिएगा। तो अभी बस ये क्लास खत्म होने वाली है, क्लास लेस देन 1 मिनट रह गया। तो जैसे ही खत्म होगी फिर जब मैं शुरू करूंगा तो आपके सामने ये जो ग्राफ है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये ग्राफ किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहा है। ये ग्राफ जब तक समझ नहीं आएगा ना, ये SCR का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझना है हमें। ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, जब हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो बस ये क्लास यहाँ पर